जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। बारिश का क्या हाल है आपके शहर में? हमारे यहाँ तो आज दिन भर बहुत गर्मी थी और अभी आसमान में बादल गुड़गुड़ा रहे हैं और उसी के बीच में बैठकर आप लोगों के लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर, आज स्टोरी सुनाने से पहले छोटी सी बात। दोस्तों, पिछले दिनों एक बंदे ने कमेंट किया। बड़े गजब गजब टाइप के कमेंट्स आते हैं। बंदा लिखता है, मैं आपकी स्टोरीज़ हमेशा सुनता हूँ, आप हमेशा बहुत अच्छी स्टोरी लाते हैं, मगर ये वाली स्टोरी मैंने दूसरे चैनल पे सुन ली है। तो भैया, ये मेरा कसूर है कि तुम एक वेले इंसान हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जहाँ तहाँ चैनलों में जाके तुम बाप के पैसे से डेटा डलवाते हो और स्टोरी सुनते रहते हो। स्टोरीज़ की सिमिलरिटी, स्टोरीज़ के कॉन्सेप्ट में एक होना कोई अजीब बात तो नहीं है। मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है भाई कि तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्रेश एंड चार्मिंग स्टोरीज लेके आऊँगा। तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो ये बेवकूफ़ी भरे कमेंट क्या डालना? क्या शो करना चाहते हो तुम बहुत बड़े ज्ञानवान हो, सारी स्टोरीज तुम सुनते रहते हो। तुम्हारे पास इतना टाइम होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक के कॉन्सेप्ट चेक करूँ कि उसने क्या बनाया और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट लाऊं। और अगर इतना ही तुमको डीपली सुनने और बिल्कुल फ्रेश स्टोरी सुनने की है तो एक काम करो, जरा ज्वाइन का बटन दबाओ, थोड़े से पैसे डालो, उसके बाद मैं लेके आता हूँ अच्छी अच्छी स्टोरीज। फोकट में तुमको अच्छी स्टोरीज मिल रही है, मगर उसके बाद भी तुम बकवास भरे कमेंट करोगे। किस लिए? कि तुम्हारा नाम दिखे। तो ऐसे बेवकूफ़ जाहिलों को वैसे कुछ किया तो नहीं जा सकता है, बस इसी तरह से आप लोगों के बीच इनकी बातें शेयर की जा सकती हैं। और एक और है ये रफ़ीक। क्यों भैया, आप भी वेले हो क्या? कुछ भी बेसिर पैर के कमेंट्स इनको लिखने हैं। स्टोरी से रिलेटेड अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप वहाँ आलतू फालतू की कुछ भी बातें लिख रहे हो। आपसे बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है इतना। खैर, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरते हुए डॉक्टर चंद्रशेखर के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी जो कल रात डॉक्टर दत्ता के साथ उनकी हुई थी। डॉक्टर चंद्रशेखर इस हॉस्पिटल के एक पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट थे। पोस्टमार्टम करना जैसे उनके लिए बच्चों का खेल था। लाशों को ऐसे चीर फाड़ के तैयार कर देते थे कि बड़े बड़े देखते रह जाते थे, और ऐसे में कभी भी उन्हें डर लगा हो ये तो शायद ही किसी ने देखा हो। लाश चाहे सड़ी गली हो, एक्सीडेंटल हो, जली हुई हो, कैसी भी हो, अपने काम में कभी पीछे नहीं रहे डॉक्टर। कभी उनका हाथ नहीं कांपा, कभी दी गई उनकी रिपोर्ट थोड़ी सी भी गलत न हो सकी। और इसी बात पर हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी उनका बड़ा सम्मान करते थे। रात के 8 हो या दिन के 8, डॉक्टर पोस्टमार्टम के काम में कभी भी कोताही नहीं बरतते थे। ऐसा लगता था जैसे डर नाम की चीज उनकी जिंदगी में है ही नहीं। कल रात को डॉक्टर अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। कल काम कम था। अचानक फोन घनघना उठा। फोन हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर दत्ता का था। डॉक्टर चंद्रशेखर, आपसे मैं कुछ कहना चाहता था, पर अगर थोड़ा हिचक रहा हूं। सर, ऐसी क्या बात है कि आप हिचक रहे? आप मेरे सीनियर को लेके कहिए। असली में मेरे पहचान में एक लड़का है, उसे हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया है। वो पोस्टमार्टम में तुम्हारी सहायता करेगा। ओह सर, ऐसी बात है। हाँ, कल से ही उसे मैं काम में अपॉइंट कर रहा हूँ, जरा देख लेना। मेरे जान पहचान का है, थोड़ा अच्छे से अगर तुम उसे सिखा दो तो।
आइए सर, ठीक है। अच्छा, एक बात और, वो लड़का दीपक, उसकी एक खासियत है। क्या खासियत है सर? कैसे कहूं मैं तुमसे, उसे प्रेत आत्मा दिखाई देती है। वो घोष से बात कर सकता है। क्या कह रहे हैं सर? आप भी इतना बड़ा डॉक्टर होकर ये सब बात पे विश्वास करता है? सर ये टोटली अंधविश्वास। ठीक है, मैं कल उससे मिलता हूं। अचानक ही डॉक्टर के होठ बुदबुदा उठे। बेटा, पहले दिन ही तुम हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ के नहीं भाग गए तो मेरा नाम बदल देना। पिछले 30 साल से मैं इधर पे हूं। ना जाने इस जैसे कितने घोष से बात करने वाले आए और लाश देख के भाग गए। पोस्टमार्टम कमरे पे पहुंचते ही सामने खड़े नौजवान को देखकर डॉक्टर समझ गए यही दीपक है। तो काम शुरू करें। कहते कहते डॉक्टर ने सामने रखी लाश के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। लाश का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। मर्डर केस, किसी ने साक्ष्य छुपाने के लिए चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचल दिया। लाश को देखकर दीपक ने अपने चेहरे को हाथों से आधा ढक लिया। अभी लाश देख के तुम्हारा ये हाल हो रहा है तो पोस्टमार्टम के बाद तुम क्या करेगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दीपक ने अपने आप को संयत करते हुए डॉक्टर से कहा। उसे समझ में आ गया था कि उसकी अब बेइज्जती हो रही है। अब हिम्मत दिखाने का समय था और कहते कहते डॉक्टर ने अपना चाकू लाश की गर्दन पर घुसे दिया। देखते ही देखते लाश के 2 टुकड़े कर दिए। तभी दीपक बोल पड़ा, एक्चुअली सर, इसकी मौत हत्या नहीं है। गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी स्लिप हो गई और सर पासी से जा रहे कार के पहिए में आ गया। वाह, तो मैंने तो भविष्यवाणी कर दी कि इसका मर्डर कैसे हुआ। तुम अगर काम में रहे तो पुलिस का तो फिर कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। तभी अचानक डॉक्टर लाश की फेफड़े बाहर निकाल लाए। फेफड़े बुरी तरह से काले पड़ चुके थे। देख रहे हो, सिगरेट पीने से इसके लंग्स की क्या हालत हुई। अचानक ही उनकी नजर दीपक की शर्ट की पॉकेट में रखी सिगरेट के डब्बे की तरफ गई। आई थिंक तुम्हारे फेफड़ों की हालत भी ऐसी ही होगी। दीपक एक टक लाश की तरफ देख रहा था। उसने ना तो कोई जवाब दिया, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। इसी तरह डॉक्टर ने धीरे धीरे पूरी लाश चेक कर ली। फिर एक ही बार में उसकी खोपड़ी खोल दी। दीपक के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। डॉक्टर इसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद उन्होंने लाश को सिल दिया। लो, ये का काम खत्म। अब दूसरे लाश का पोस्टमार्टम भी मैं ही करूंगा। तुम अभी पोस्टमार्टम के लिए हाथ मत लगाना। कहते कहते डॉक्टर दूसरी लाश की तरफ बढ़ चले। दीपक आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर को और उस लाश को देख रहा था। लाश के चेहरे से कपड़े हटाते साथ डॉक्टर चंद्रशेखर कांप कर पीछे हट गए और चौंक उठे। आज तक उन्होंने कितनी ही लाशों के पोस्टमार्टम किए हैं, मगर वो कभी डरे नहीं। आज क्या हो गया? ये वो क्या देख रहे हैं? उनकी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। दीपक दया भरी नजरों से डॉक्टर की तरफ देख रहा था। तभी अचानक मेन गेट खुला। डॉक्टर दत्ता और एक व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुए। हाँ दीपक, क्या हाल चाल है? वैसे ये हुआ कब? सर कल रात को ही हुआ। रात को सर को पैग लगाने की आदत थी। पैग लगाकर खाना खाकर सोए और उठे ही नहीं। ओह, वेरी सैड। अच्छा सानियाल, ये दीपक है। अब से यही पोस्टमार्टम में तुम लोगों की मदद किया करेगा और फिर मेन इंचार्ज हम इसे ही बनाएंगे। अच्छा, एक बात बता दूं, दीपक का कहना है कि उसे स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, वो उनसे बात कर सकता है। हो, वाओ, इट्स ग्रेट सर। मिस्टर दीपक, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर चंद्रशेखर इस वक्त भी ड्यूटी पर हो?
दीपक एकटक उन दोनों की ओर देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़र खिड़की की तरफ घुमा दी, जहां पर खड़े डॉक्टर चंद्रशेखर टेबल पर पड़ी अपनी लाश को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, और फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर कमरे से बाहर निकल गए। दीपक के मुंह से सिर्फ इतने ही शब्द निकले, सर, डॉक्टर चंद्रशेखर को तो इन अंधविश्वासों पर विश्वास ही नहीं था। अचानक डॉक्टर दत्ता ने भी कमरे से निकलते उस धुएं को देखा और वो भी चौंक उठे। दोस्तों, आज की दूसरी स्टोरी एक सच्ची घटना है, जिसे भेजा है कोरबा छत्तीसगढ़ से सुहेल शेख ने। ये उनके साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है, जिसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि ये घटना उनके बचपन के आसपास घटित हुई थी। उनका गांव में एक घर है, जिसमें ईद के समय उनकी पूरी फैमिली इकट्ठा होती है, जिसमें उनकी फैमिली, उनके खालू खाला की फैमिली और भी कुछ परिवार होते हैं। सुहेल का एक भाई है अरबाज, जो उनकी खाला का बेटा है। दोनों की बहुत जमती है। यही नहीं, हर साल जब वो गांव में जाते थे तो वहां पर भी बहुत सारे उनके दोस्त बन गए थे, जिनके साथ वे अक्सर खेलते कूदते थे। सुहेल और अरबाज में वैसे तो बहुत प्यार था, मगर एक बात खास थी कि वे जब भी खेलते थे तो खेल के मैदान में वे हमेशा ऑपोजिट टीम में रहते थे और एक दूसरे के भयंकर प्रतिद्वंदी हो जाते थे। ऐसे ही उस साल ईद के समय वो लोग गांव में इकट्ठा हुए। गांव में एक सुपारी का बागान था। हालांकि अब लोग उससे दूर ही रहते थे, क्योंकि गांव वालों में ये बात प्रचलित थी कि वो बागान कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि उसके मालिक भी अब वहाँ पर काम नहीं करते थे। कई बार सुपारी तोड़ते हुए मजदूर अनजान रूप से पेड़ों से गिरे, घायल हुए, और उसके बाद से ये बात प्रसिद्ध हो गई। गांव वाले तो अब उस तरफ जाने का नाम भी नहीं लेते थे। मगर सुहेल और अरबाज तो शहर के लड़के थे, वो ये सब अंधविश्वास कैसे मान सकते थे। इसलिए गांव के लड़कों को प्रोत्साहित करके उन लोगों ने अपने खेलने की जगह वहीं बना ली। उस बार भी ईद के दिन त्योहार मनाते मनाते पूरा परिवार थक गया और जल्दी सो गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ही अरबाज और सुहेल साथियों को लेकर खेलने के लिए मैदान पर पहुंच गए। उस दिन भर वो खेलते रहे। मौसम भी कुछ ऐसा था कि रह रहकर बारिश हो रही थी। जब बारिश होती वो पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते, बारिश रुकती तो फिर से खेलने लगते। खेला जा रहा था कबड्डी का खेल। इसी तरह लंबा समय बीत गया। अचानक अरबाज को लघु शंका लगी, इसलिए वो वहां से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे जाकर हल्का होने लगे। बाकी टीम वाले उसके आने का इंतजार करने लगे। मगर जब अरबाज लौटा तो सब एक बात देखकर चौंक उठे कि उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थी। मगर काफी देर से वो लोग बारिश में खेल रहे थे, इस वजह से आंखें ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं थी। इसलिए सबने ध्यान नहीं दिया और खेल जारी रहा। यहाँ एक बात बता दूं कि अरबाज एक बहुत ही दुबला पतला सा लड़का था। उम्र यही कोई 14-15 साल, मगर वजन 35 से 40 किलो के बीच। खेल जैसे ही शुरू हुआ, अरबाज का पाला आया कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम की तरफ आने का, और आश्चर्यजनक रूप से उसने 3 लड़कों को एक साथ पकड़कर मेन लाइन तक खींच लिया। सब आश्चर्यचकित हो गए, इतना दुबला पतला लड़का अचानक। अगली बार सुहेल की बारी थी दूसरी टीम में जाने की। जैसे ही वह कबड्डी करता हुआ दूसरी तरफ गया, अरबाज कूद कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। जकड़ इतनी मजबूत थी कि सुहेल का दम घुटने लगा था। उसने जल्द से अपनी सांसें तोड़ी, मगर अरबाज उसे किसी भी तरह छोड़ने को तैयार नहीं था। आसपास के लड़कों ने बड़ी मुश्किल से सुहेल को अरबाज की पकड़ से बाहर किया, मगर अरबाज बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसने उन लड़कों को भी धक्के मारकर दूर छिटका दिया, और इसके बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगा, सबको मारने पीटने लगा।
कुछ लोग डर गए और जल्दी से गांव में जाकर कुछ बड़ों को बुला लाए। अरबाज की हालत देखकर उन लोगों ने भी उस पर काबू पाने की कोशिश की, मगर कोई भी समर्थ न हो सका। अंत में उसे रस्सियों से बांधकर घर की तरफ लाया गया। घर पहुंचते ही अरबाज की मां फूट फूट कर रो पड़ी। बेटे की यह हालत देखकर वो चौंक उठी थी, मगर हालत तब और खतरनाक हो गई जब अचानक अरबाज लड़की की आवाज में बात करने लगा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, ये मुझे बहुत पसंद आ गया है, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। सब चौंक पड़े। अचानक ये क्या हुआ? मगर तब तक सुहेल के अब्बू समझ चुके थे कि बात कुछ साधारण नहीं है। तुरंत ही सबने तय किया कि पास ही के गांव में रहने वाले मौलवी साहब को बुलाया जाए, वही कुछ कर सकेंगे। मौलवी साहब के आते ही जैसे अरबाज और अधिक उत्तेजित हो उठा। वो जोर जोर से चीखने लगा, चला जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मुझे बहुत पसंद आ गया है, इसकी मौत ही इसका छुटकारा है। अचानक मौलवी साहब ने कुछ दुआ दुरूप करना शुरू किया। फिर तो जैसे अरबाज छटपटाने लगा, चीखने लगा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तू जाएगी या नहीं बता? नहीं जाऊंगी। मौलवी साहब ने कड़ाई से पूछा, तू अकेली है या और भी लोग हैं? हम 5 लोग हैं। 5? कहां से पकड़ा है तूने इसे? ये लोग वहां कबड्डी खेल रहे थे। हम लोग पास ही के पेड़ में बैठकर इनका खेलना देख रहे थे। तभी अचानक ये पेशाब करने के लिए पेड़ की तरफ आया। मैं पेड़ से उतरकर जा रही थी, इसने मुझ पर पेशाब कर दिया, मुझे नापाक कर दिया। अब तो मैं इसे मार कर ही दम लूंगी। मगर इसने जो भी किया गलती से किया। तू इसे देखी थी क्या? तो फिर इसकी जान क्यों लेना चाहती है? मैं नहीं जानती, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना आसान नहीं है। अल्लाह पाक जब है तो जैसी बदरू कुछ नहीं कर सकती। और इसके बाद फिर से मौलवी साहब ने कुछ दुआ दुरूप करना शुरू कर दिया। फिर तो जैसे अरबाज की हालत खराब होने लगी, वो चीखने चिल्लाने लगा। फिर वो बोल पड़ा, ठीक है हम लोग चले जाएंगे छोड़कर, मगर 20 किलो मिठाई लाओ और उसे उस बाग में रखवा दो। ध्यान रखना, मिठाइयाँ अलग अलग किस्म की होनी चाहिए और उसे एक बड़ी सी मिट्टी की हंडिया में ले जाकर वहां रखो। फिर हम चले जाएंगे। तुरंत ही अरबाज के अब्बू और सुहेल के अब्बू बाजार की ओर दौड़े। एक बड़ी सी मिट्टी की हंडिया और 20 किलो मिठाई रखी गई। मिठाइयों को हंडिया में डालते समय अचानक सुहेल की अम्मी के ध्यान में आया कि इतनी सारी मिठाइयाँ क्यों देना, कुछ मिठाइयाँ अलग रख ली जाए, बच्चे खाएंगे। मगर जैसे ही मिठाई ले जाकर अरबाज को दिखाया गया तो वो चीख पड़ा, कुछ मिठाइयाँ कम क्यों है, अलग क्यों निकाल कर रख दी, पूरे 20 किलो मिठाई लाओ। सुनकर सब चौंक पड़े थे। सुहेल की अम्मी ने जो किया था वो सिर्फ उन्हें ही पता था, घर के किसी सदस्य को भी ये बात नहीं पता थी। मगर अरबाज को कैसे पता चल गई? सब चौंक उठे। अंत में सारी मिठाइयाँ उस मटके में रखी गई और उसे ले जाकर उस बाग में रख दिया गया। फिर मौलवी बोले, अब जाओ तुम लोग, मगर तुम चले गए हो, इसकी निशानी क्या होगी? वो जामुन का पेड़, उसे मैं साथ लेकर जाऊंगी। और फिर तो सबकी आंखों के सामने वो हुआ जो शायद कोई भी इंसान नहीं सोच सकता है। घर में उगा एक बड़ा सा जामुन का पेड़ जो पिछले 20 सालों से वहां पर था, ऐसे कट कर गिर गया जैसे मानो कागज का बना हुआ कोई खिलौना हो। जिस पेड़ को काटने के लिए कम से कम 2 दिन लगते, वो पेड़ अचानक ही कट कर गिर गया। इसके बाद मौलवी साहब ने एक ताबीज बनाकर अरबाज को पहना दिया और सबको हिदायत दी कि आइंदा ऐसी गलती कभी ना करें जो अरबाज ने की।
सुहेल लिखते हैं, मेरे इस कहानी को भेजने का असली लक्ष्य यही है कि आप सब भी इस बात का ध्यान रखें। हम लोग अनजाने में ही खुली जगहों पर इस तरह के काम कर देते हैं, मगर क्या पता हमारी आंखें जो ना देख पा रही हों वहाँ पर कुछ हो और गलती से हमसे कोई नापाकी के काम हो जाए, जिसका अंजाम हमको बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जब भी इस तरह के काम करने हो, किसी खुली मैदान वाली जगहों पर करें, खासकर किसी पेड़ वगैरह के पास तो भूल कर भी ना करें। अरे बिशु कहाँ है भाई, आजकल दिख नहीं रहा। क्लब कमरे में बैठकर चटर्जी अंकल ने यह बात कही। बिशु हमारा ही एक दोस्त है। पिछले कुछ दिन हुए उसे नौकरी मिली है सेल्स की, और बेचारा उसी में भिड़ा हुआ है। कंपनी उसे बहुत काम करवाती है। अक्सर टूर में रहता है। महीने में मुश्किल से 5-6 दिन ही शहर में रहता है। बाकी दिन या तो शहर में ही या फिर टूर में ही उसके ज़िंदगी बीती जा रही है। जब चटर्जी अंकल को ये बात पता चली तो बोले, सेल्स की नौकरी, अरे बहुत मेहनत की है, मगर इसमें बड़ा अनुभव मिलता है भाई। अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, अलग अलग तरह की परिस्थितियों का सामना होना, ऐसे में अगर इन सबको संजो कर एक किताब लिखी जाए तो अच्छी खासी नॉवेल बन सकती है। यहाँ चटर्जी अंकल के बारे में बता दूं तो वो पिछले महीने 1.5 महीने से ही हमारी कॉलोनी में आकर रह रहे हैं। कॉलोनी में एक पुराना सा खंडहर सा घर था, उसे उन्होंने खरीद कर रिनोवेशन करवा लिया है। पहले वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया। बाल बच्चे हैं नहीं, पत्नी का भी देहांत हो गया है, अब अकेला ही जीवन है। मगर स्वभाव उनका ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में ही वो क्लब घर के सबसे मुख्य सदस्य बन गए। अब हम हर काम के लिए उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। शाम को जब हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो ऐसे में उनकी उपस्थिति तो अनिवार्य होती ही है। हम लोगों के लिए भी काफ़ी मज़ेदार होती है, क्योंकि उनके सारे स्वाभाविक गुण के साथ साथ एक और गुण खास है, और वो है उनकी कहानी बताने की कला। हालांकि उनका कहना रहता है कि ये सब उनकी ज़िंदगी की वास्तविक अनुभव हैं, मगर हम लोग तो बस कहानी सुनकर ही मज़े लेते हैं। उनका इतना कहना था कि अचानक मैंने कहा, आपको भी सेल्स का कुछ अनुभव है क्या? हाँ है, तो फॉरेस्ट की नौकरी पाने से पहले 1-2 साल तक मैंने सेल्स का ही काम किया था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। एक आयुर्वेदिक कंपनी थी, उसी में काम करता था। उसी में घूमने फिरने से लेकर बहुत सारे अनुभव हुए, जिसमें से एक अनुभव बहुत ही खास और बहुत ही डरावना है। हम सब अपने अपने काम छोड़कर कुर्सियां उनकी तरफ घुमाकर बैठ गए। किसी अच्छी सी कहानी की आगमन का अनुभव हमें होने लगा था। चटर्जी अंकल भी बोलना शुरू किए। काम ठीक ठाक ही चल रहा था। हमारी एक खास दवाई थी, कफांतक। बरसात के मौसम से लेकर सर्दी के मौसम में उसकी बड़ी मांग रहती थी। कंपनी का प्रोडक्शन बहुत हाई होने के बाद भी मांग की पूर्ति हम नहीं कर पाते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। सर्दी का समय था। उस साल मांग बहुत ज़्यादा थी, मगर कंपनी ने निर्णय लिया कि प्रोडक्ट की ज़्यादातर खपत जो है शहर के एक बड़े से डीलर के पास की जाएगी। ऐसे में बाकी छोटे शहरों के डीलर थोड़ा गुस्सा हो गए और विरोध करने लगे। इनमें सबसे प्रमुख नाम था हनु हालदार का, जिन्हें हम हालदार साहब कहते थे। हालदार साहब एक शहर के डिस्ट्रीब्यूटर थे, मगर स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे और अच्छे। उनके साथ मेरा पारिवारिक संबंध सा बन गया था। जब भी उनकी दुकान पर जाना होता, 2-3 घंटे तो बस बातचीत और
हंसी मजाक में ही निकल जाते थे। मगर हालदार साहब इस तरह से कंपनी के विरोध में खड़े हो जाएंगे ये हमने सोचा भी न था। वैसे अगर उन्हें संतुष्ट कर लिया जाता तो बाकी लोगों को भी धीरे धीरे मनाया जा सकता था। हालदार साहब से संबंध को देखते हुए कंपनी ने मुझे काम सौंपा कि मैं उन्हें बातचीत करके मनाऊं। मैं उनसे बात करने के लिए उनकी दुकान पर जा पहुंचा, मगर शुरुआती बातचीत से पता चला कि महाशय बहुत रुष्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो मुझे साधारणतः रामू रामू कहकर बुलाते थे, रामचरण जो मेरा नाम है, वो महाशय मुझे चटर्जी साहब बुला रहे थे। अब सोचो क्या हाल था। फिर बहुत मान मलमवल समझाने बुझाने करने के बाद हालदार साहब मान गए, मगर इस काम में करीब 4 घंटे लग गए। समय रात के 8 बज रहे थे। अब मुझे अपने रेस्ट हाउस की तरफ निकलना था। अगले दिन सुबह फिर 11:30 बजे एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना था। हालांकि हालदार साहब को मना लिया था तो बाकी सबको भी मनाना कोई बड़ी बात न थी। मेरा एक बंधा बधाया रेस्ट हाउस था जिसमें जाकर मुझे रात को ठहरना था, मगर मुश्किल ये थी कि पहुंचते पहुंचते रात के 11 वहां बजने ही थे, और तब पेट पूजा के लिए उस होटल में कुछ भी न मिलना था। अतः भूखे पेट सोने से अच्छा मैंने रास्ते में ही कहीं खा पी लेना की सोची। हाईवे पर मैं सरपट गाड़ी दौड़ाता चला जा रहा था। अभी जो हाईवे है वो उस समय नया नया बना था। आज की तरह वहाँ ईंट पत्थरों के घरों की कतारें नहीं थी। खुला मैदान, खेत, बड़े बड़े पेड़, ठंडी हवा, गाड़ी सरपट दौड़ती चली जा रही थी। तभी अचानक आखिरी मोड़ के पास मुझे एक छोटा सा होटल खुला दिखा। मैं कुछ खाने पीने की आस से वहाँ चला गया। देखा तो पाया होटल वाला भी मुंह लटकाए बैठा था। आज शायद बेचारे की बिक्री अच्छी नहीं हुई थी। खैर, मैं चाय बिस्कुट बिल्कुल जल्दी जल्दी खा रहा था जैसे मुझे बहुत भूख लगी हो। इसे देखकर वो शायद कुछ समझ गया। पास आकर बोला, बाबू थोड़े से छोले बनाए थे, ले आऊं क्या आपके लिए? कुछ डबल रोटियां भी हैं, सेक देता हूं। अब प्यासे को कुआं खुद आकर बोल रहा है, ये बात तुम लोग सोचो कैसी होगी। मैंने तुरंत हामी भरी। गर्मा गर्म छोले और डबल रोटी खाकर मन प्रसन्न हो उठा। पैसे दे रहा था तो बोला, कहाँ जाएंगे बाबू? ये यहीं चंद्रपुर की तरफ। अच्छा, तो बड़े तालाब के पास वाले रास्ते से जाइएगा। रास्ता लंबा है, मगर गाजीपुर वाला रास्ता मत लीजिएगा बाबू। क्या? क्यों? आज ऐसे ही शनिवार है, ऊपर से अमावस्या। गाजीपुर वाला रास्ता सुविधा का नहीं है। कैसी बातें करते हो तुम लोग भी। अरे रास्ता अगर खराब हो, उबड़ खाबड़ हो तो समझ में आता है, मगर शनिवार अमावस्या है इसलिए उस रास्ते से न जाऊं। मैं गाड़ी दौड़ा दिया। गाड़ी करीब 60-70 की स्पीड पर दौड़ा रहा था। रास्ता खाली था इसलिए और अच्छा लग रहा था। कुछ देर पहले हल्की बारिश हो गई थी। गाड़ी के एसी बंद करके मैंने कांच उतार दिए। बाहर से ठंडी ठंडी मिट्टी भींगी सौंधी सौंधी हवा मुझे लग रही थी। अचानक ही गाड़ी के ब्रेक पर मेरा पांव जोर से पड़ा, क्योंकि गाड़ी अचानक ही स्पीड ब्रेकर से उचक गई थी। मैं वैसे चंद्रपुर के रास्ते पर कई बार आया गया हूं, मगर ये स्पीड ब्रेकर तो मुझे कभी नहीं मिला। मैं आश्चर्यचकित था। गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगा। थोड़ी ही दूरी पर एक माइलस्टोन था। हालांकि बहुत पुराना सा था, मगर नाम पढ़ने में आ रहा था। साथ में रखे टॉर्च की रोशनी में मैंने जो पढ़ा उससे मैं चौंक पड़ा। गाजीपुर सीमा प्रारंभ
पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो बड़े तालाब वाले रास्ते से जा रहा था, फिर इधर कैसे पहुंच गया? लगता है रास्ता भूल गया हूं। पहले सोचा गाड़ी मोड़कर बड़े तालाब वाले रास्ते की तरफ जाऊं, फिर मन में आया ऐसे ही रास्ता लंबा है और लंबा हो जाएगा। अब जब इधर आ ही गया हूं तो एक बार देख ही लेता हूं क्या होता है। मैंने गाड़ी आगे की तरफ दौड़ा दी। रास्ता बहुत खराब था। पिच रास्ता था, मगर खड्डे इतने थे कि गाड़ी लहराती लहराती दौड़ रही थी। अचानक ही कार की हेडलाइट में मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़। बड़ा बड़ा इतना और इतना पुराना, जैसे जैसे सदियों से उस जगह पर खड़ा हो। सामने एक भग्नावशेष बड़े से घर की तरफ पड़ी। यही था ठाकुर बंगला। इस बंगले के बारे में बहुत सी बातें प्रसिद्ध थी। मैंने गाड़ी और तेज बढ़ाई। पता नहीं क्यों मन में अजीब सी भावना आ रही थी। मैं कभी भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता, डरता नहीं, मगर आज पता नहीं क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था आसपास मनुष्य क्या, पशु पक्षियों का भी कोई नामो निशान नहीं है। मगर मेरा डर असामान्य सिद्ध हुआ, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर मैंने देखा रास्ते के किनारे से एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली जा रही थी, हाथों में पॉलीथीन का एक बैग पकड़े हुए। समझ में आया इतना भी सुनसान इलाका नहीं है। फिर मैंने गाड़ी और तेज दौड़ा दी। आगे बड़े बड़े पेड़ थे। गाड़ी सरपट दौड़ती चली जा रही थी, मगर अगले ही पल मुझे समझ में आ गया कि आखिर क्यों मेरे मन में वैसी विचलितता हो रही थी। सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, न जाने कितनों साल पुराना। मगर अभी कुछ देर पहले ही तो। और फिर मैंने देखा रास्ते के किनारे से एक बुढ़िया चली जा रही थी, लाठी टेकते हुए, चेहरा घूंघट से ढका, हाथ में पॉलीथीन का एक बैग। मैं कांप सा उठा। मैंने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। जल्द से जल्द मैं यहां से निकल जाना चाहता था। दूर खेत खलिहान इत्यादि दिखाई दे रहे थे और कुछ रोशनियां टिमटिमा रही थी। शायद उधर ही वो गांव हो। गाड़ी सरपट दौड़ती चली जा रही थी कि अचानक सामने एक मोड़ सा दिखा, और उस मोड़ के पास एक पुराना सा मंदिर था। मंदिर अब भग्नावशेष में बदल गया था। मंदिर के ठीक ऊपर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। मेरे मन में अजीब सी भावनाएं आने लगी। धड़कन इतनी तेज बढ़ गई कि मुझे खुद सुनाई देने लगी। मन ही मन में बस एक प्रार्थना कर रहा था कि अब की बार न हो। मगर तभी मंदिर पार करते ही रास्ते के किनारे से गुजरती हुई मुझे एक बुढ़िया दिखाई दी, लाठी टेकते हुए, चेहरा घूंघट से ढका और हाथों में एक पॉलीथीन का बैग पकड़े हुए। मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी के कंट्रोल मेरे हाथ से निकल गए हैं। गाड़ी की स्पीड भयंकर बढ़ गई और उस बुढ़िया के पास से गुजरते हुए गाड़ी अचानक एक गड्ढे में घुस गई। ढेर सारा कीचड़ बुढ़िया की तरफ छिट गया। मैं किसी तरह से घबराकर गाड़ी को अपने कंट्रोल में लिया और आगे बढ़ते बढ़ते एक बार मुड़कर मैंने बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया क्रोधित नहीं थी, बल्कि हंस रही थी। गाड़ी की बैकलाइट में जो मैंने उसका चेहरा देखा, वो चेहरा आज भी मुझे अंदर तक कपा देता है। मैं किसी तरह से गाड़ी भगाते वहां से बाहर निकला
और फिर रास्ते में एक होटल मिला। होटल में उतर कर मैं वहाँ के बेंच पर लेट गया और न जाने कब बेहोश हो गया। होश आया तो एक व्यक्ति मेरे पास खड़ा था। बाबू, क्या हुआ? कुछ अजीबोगरीब देख लिए का? मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठा। घबराइए नहीं, अब आप सुरक्षित हैं। ये हमारा होटल है, बैठिए, हम चाय बना के लाते हैं। व्यक्ति ने मुझे चाय पिलाई। चाय पीते पीते मैं थोड़ा सा सामान्य हुआ। फिर मैंने उसे जो कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया। वो हंस पड़ा। अब शहर के लोग भी ना गांव वालों की बातें सुन के बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अरे इतने साल से हम यहाँ होटल लगा कर बैठे हैं, कहाँ कोई भूत हमें दिखा? असली में आज गांव में बैंक से पेंशन बंटती है और इस गांव में बहुत सारी विधवा औरतें रहती हैं। वही लोग शायद पेंशन के पैसे लेकर लौट रहे होंगे और आपने उन्हें देखा होगा। मगर थोड़ी थोड़ी दूरी पे वही बुढ़िया। अरे बाबू, यहाँ पे हाईवे का रास्ता सीधा है, मगर आसपास बहुत सारी छोटी छोटी कच्ची पगडंडियाँ हैं जो गांव से होकर यहाँ मिलती हैं। उन्हीं पगडंडियों से अलग अलग बुढ़ियाँ रास्ते में आई होंगी और उन्हीं को आपने देखा है। मेरी माँ भी पेंशन लेने के लिए गई थी, अभी अभी लौट कर आई है। देखिए, मैंने होटल के अंदर देखा, एक सफ़ेद साड़ी पहनी बुढ़िया बैठी हुई थी। सुनकर मैंने अपना सिर पीट लिया। ओफ, क्या क्या सोच बैठा था मैं। सच में इंसान जब डर जाता है तो उसके सोचने समझने की ताकत जैसे गायब हो जाती है। हम सब बड़े निराश हुए। शिट, कहानी का एंड ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। मगर तभी चटर्जी अंकल बोल पड़े, अगर घटना यहां तक रह जाती तो शायद मैं तुम लोग को नहीं सुनाता, क्योंकि इसके बाद जो हुआ हम सब फिर से कुर्सी पर जम गए। क्या? हाँ, अब करीब 2 महीने बाद एक बार फिर से हालदार साहब से मुलाकात हुई। मैंने रात की सारी घटना उन्हें बताई। सुनकर उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। वो बोले, रामू, मुझे लगता है बात को तुम जितना सामान्य समझ रहे हो उतना सामान्य नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक और एमआर को ऐसी ही अनुभव हुए थे। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? कि मुझे एक बार चलकर देखते हैं वो होटल वाला कौन था। मैं भी उनकी बात सुनकर तैयार हो गया। हम दोनों गाड़ी लेकर तुरंत उस रास्ते पर चल दिए, मगर अंत तक जाकर वहां पर कोई भी होटल ना दिखा। बस खाली मैदान सा था। पर मुझे अच्छी तरह याद था, मैं यहीं पर बैठकर तो उस दिन। फिर हम वापस लौटने लगे। लौटते लौटते उसी पुराने चाय वाले के होटल पर गए और उससे जब पूछा और उसने जो बताया उसे सुनकर हम आश्चर्यचकित हो गए। उसने बताया कि कुछ साल पहले वहां पर एक होटल हुआ करती थी जिसे एक विधवा औरत और उसका बेटा चलाते थे। विधवा औरत के पति सरकारी नौकरी में थे एक समय। उन्हें सरकार से पेंशन मिलती थी, मगर एक रात एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और ट्रक होटल में घुस गई। दोनों माँ बेटे स्पॉट डेड हो गए। उसके बाद से उस जगह पर कोई भी होटल नहीं है। बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। हर तरफ जैसे हाहाकार मचा था। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। बड़े शहरों पर कब
बम गिर जाए इस बात का कोई ठिकाना न था। ऐसे ही विष्णु भगत का परिवार था। इस वक्त वो ट्रेन में बैठा हुआ था। विष्णु की फैक्ट्री में हड़ताल हो गई थी। दाने दाने को मोहताज हो गया था वो। इस वक्त उसके पास इतने पैसे भी न थे कि ट्रेन की टिकट ले पाता। बिना टिकट ही ट्रेन पर सवार हो गया। जहां ट्रेन जाकर रुकेगी वहीं चले जाएंगे, मगर शहर में नहीं रहेंगे। वहां जाकर चाहे कुछ काम कर लेगा या भीख मांगकर अपना परिवार पाल लेगा। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। ट्रेन में बैठे बैठे वो यही सोच रहा था। तभी अचानक टिकट चेकर की आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे ट्रेन तो खाली है, आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं? ऊपर बैठिए। मुड़कर विष्णु ने देखा आसपास की बर्थ खाली हो चुकी थी। वो पत्नी बच्चों को ऊपर बैठाकर खुद भी बैठने लगा। टिकट चेकर ने कहा, टिकट दिखाइए। साहब, हम बहुत गरीब हैं साहब, हमारे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो भी ट्रेन की आखिरी स्टेशन होगा वहां चले जाएंगे साहब। बहुत परेशान है, जान बचाकर भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस ट्रेन में और भी बहुत से लोग हैं जो टिकट नहीं लिए हैं। कोई बात नहीं, आप बैठिए। कहकर टिकट चेक करता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। ट्रेन काला धुआं छोड़ती हुई छुक छुक करती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक लहरा उठी और उसके साथ ही माचिस के डिब्बे की तरह वो पलट गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। घायल लोग, चीखते लोग और लाशों से आसपास का वातावरण पूरी तरह से भर चुका था। विष्णु धीरे धीरे बेहोश होने लगा। जब होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया, मगर उसके पत्नी बच्चों का कोई ठिकाना न था। कई बार उसने हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा, मगर कोई भी उसे बताने में असमर्थ था। कुछ दिनों में जब उसके घाव भरे तो हॉस्पिटल से निकलकर चल पड़ा अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश में। उसका मन बार बार मचल उठता था, रो उठता था। आखिर कहाँ होंगे उसके पत्नी बच्चे? क्या वो भी मारे तो नहीं गए? तभी उसने मन ही मन तय किया कि दीनागढ़ के जिस मैदान में वो एक्सीडेंट हुआ था वो एक बार फिर से जाएगा, फिर से जाकर देखेगा। क्या पता उसकी पत्नी बच्चों की लाश आज भी वहां पड़ी हो। किसी तरह से ट्रेन में चढ़कर वो वहां तक पहुंच गया। उतरकर जब आसपास ढूंढ रहा था तो वहां के हालात देखकर उसका दिल जैसे कांप उठा। आज भी आसपास कुछ लाशें पड़ी हुई थी, कुछ शरीर के कटे हुए अंग पड़े हुए थे। कहीं इनमें से कोई अंग उसकी पत्नी या बच्चों का तो नहीं है? ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। विष्णु को इस बात का एहसास ही न रहा कि चारों ओर अंधेरा फैल चुका है। तभी अचानक दूर से रोशनी सी उसकी तरफ आती दिखाई दी। वो चौंक पड़ा। इस बियाबान मैदान में कौन? कोई ठाकुर लुटेरा तो नहीं? तभी अचानक उसने पाया कि वो रोशनी टॉर्च की रोशनी थी और कोई व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा था। कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? माई बाप, हम अरे तुमको पता नहीं, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारी लाशों से भर गई थी जगह। ऐसे रात के समय तुम्हारे यहाँ रहना उचित नहीं। माई बाप, हम भी अपने पत्नी बच्चों की लाशें खोजने आए हैं। उस एक्सीडेंट में हम भी घायल हो गए थे। हम तो बच गए, मगर ओह किस्मत वाले हो, तुम बच गए। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ आओ, तुम्हारी पत्नी बच्चे सुरक्षित हैं। मैं तुम्हें उन तक पहुंचा दूं, फिर मेरी ड्यूटी खत्म। चौंक पड़ा था विष्णु। उस व्यक्ति के पीछे पीछे वो चलने लगा। वो व्यक्ति कुछ दूर गया और फिर पासी के गांव की तरफ इशारा करके बोला, वो वहां से उधर चले जाओ, वहां पे एक बड़ा सा केला पेड़ होगा, वहीं घर है, उसी घर में तुम्हारी पत्नी बच्चे सुरक्षित हैं। आप नहीं आएंगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरी ड्यूटी है, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। कहकर जैसे ही विष्णु उसकी तरफ मुड़ा, वो व्यक्ति जैसे हवा में गायब हो गया। विष्णु भागता हुआ
गांव में केला पेड़ वाले घर की तरफ गया। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। विष्णु चौंक पड़ा। वसुंधरा! चीखता हुआ वो घर के पास पहुंचा। अचानक ही अंदर से आवाज आई, माँ माँ, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अचानक ही घर के अंदर से विष्णु की पत्नी और उसके बच्चे दौड़कर बाहर निकले। उसकी पत्नी उसके पैरों से लिपट गई। स्वामी, आप ठीक ठाक है? हम तो न जाने क्या सोच बैठे थे। हाँ वसुंधरा, मैं ठीक हूँ। बच्चे कूद कूद कर अपने पिता के कंधे पे चढ़ रहे थे। सब तरफ खुशियों का वातावरण था। अचानक अंदर से आवाज आई, बेटी आ गया ना तेरा सुहाग। देखा, मैंने कहा था, अरे उसे कुछ नहीं होगा। ले, अब उसे कुछ खाने पीने दे। बेटा, गरीब के घर ज्यादा कुछ तो नहीं है, जो है उसी में गुजारा कर लो। वसुंधरा ने उसे दूध केले के साथ मुर्रा खाने को दिया। विष्णु ने तृप्ति के साथ उसे खाया। फिर वसुंधरा ने बताया कि ट्रेन एक्सीडेंट में वो लोग दूर छिटक कर गिर गए थे। वहीं से वो इस घर में आई थी। घर में एक बुढ़िया रहती है जिसका बेटा ट्रेन में टिकट चेकर का काम करता था, मगर उस एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। बुढ़िया ने उन्हें पनाह दी, उन्हें ढांढस दिया कि उसके पति को कुछ नहीं होगा, वो लौट आएगा। और आज बुढ़िया की बात सच हो रही थी। सुनकर विष्णु जैसे कांप उठा। उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि आखिर वो वहां तक कैसे पहुंचा। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो शहर में जाकर ही रहेंगे और अपने साथ उस बुढ़िया को भी ले जाएंगे, क्योंकि उस बुढ़िया के इस दुनिया में कोई नहीं है और उसके बेटे ने ही आखिर उनकी इतनी मदद की है। विष्णु के मन में एक और बात थी। हम भूत प्रेतों से बहुत डरते हैं, मगर भूत हमेशा डराते नहीं हैं, कभी कभी मदद भी कर देते हैं।